हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेवल अप सीरीज। हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चूज मोर स्टेबल एल्कीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। कंसेप्ट इज सिंपल। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन है और उस पे फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्टेड है CH3। नेक्स्ट इज 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन में यहां पे आ गया है ना। लेट्स फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन से कनेक्टेड। अल्फा कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन। ऐसे यहां देखते हैं, इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे अगला अल्फा। तो यू कैन से यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है 2 4 + 3 7। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए 7। इधर कितने हैं 2 + 1। तो बॉन्डिंग का थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 बॉन्ड है तो इधर एक ही हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन इज 3। इधर 7 है, इधर 3 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? तो यू कैन से 7। 7 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल एल्कीन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आइसोप्रोपिनाइल साइक्लोपेंटेन। आइसोप्रोपिनाइल साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है साइक्लोपेंटेन एंड आइसोप्रोपिनाइल क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहां पे ये कनेक्ट है और ये CH3। ठीक है, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो दिस इज आइसोप्रोपिनाइल। ओके, नेक्स्ट इज एलाइल। एलाइल होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कुछ जुड़ा होता है तो उसे विनाइल बोलते हैं। एलाइल होता है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट, और इधर कनेक्टेड है साइक्लोपेंटेन। तो कंसेप्ट इज सेम। अल्फा हाइड्रोजन हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यू कैन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो वी कैन से अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 4। सेम हियर, यहां चेक करें तो अल्फा कार्बन एक है, तो क्लियरली एक अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 हो गया। ऐसे ही यहां पे भी कनेक्टेड है तो 3 और 1 4 हो, 4 and 2। ठीक है, तो हमें क्लियर पता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना एल्कीन की स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज मोर स्टेबल एल्कीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पर अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन इधर एक है और इधर एक है, और यहां चेक करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2। तो विच इज मोर स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल है? तो क्लियर है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हमारे 2 होंगे, यहां 4 होंगे, तो क्लियरली this is more stable. So I guess this is a very simple application of stability of alkene और hyperconjugation का application. Now match the following with appropriate heat of combustion. ये कुछ heat of combustion की values mention है और ये structures mention है। 1 haptene, 2,4 dimethyl 1 pentene, 2,4 dimethyl 2 pentene, 4,4 dimethyl 1 pentene, 2,4,4 trimethyl 2 pentene। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किस वे में करेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट ऑफ कंबशन का जो ये डेटा है, ठीक है, ये हीट ऑफ कंबशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। तो यू कैन से जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और लेट से अगर आपको बहुत शॉर्ट टाइम में जज करना है तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज देख लो। जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? ज्यादा ही होगा। यानी कि यू कैन से, आप कह सकते हो कि जैसे इथेन, अगर हम कंपेयर करें इथेन को और इथीन को और इथाइन को, तो ऑब्वियसली इथेन में हाइड्रोजन परसेंटेज ज्यादा है तो उसका हीट ऑफ कंबशन एक्सपेरिमेंटली ज्यादा होता है। बट ठीक है, यहाँ कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। अगर वो सेम होंगे
तो ये इनवर्स होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ओके तो ठीक है, इन सभी के हम स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लेते, मतलब ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है मैंने। और अब जरा सोचते हैं इनके बारे में। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे A इज हेप्ट 1-ene, B is 2,4-dimethyl pent 1-ene, and this is 2,4-dimethyl pent 2-ene. This is 4,4-dimethyl pent 1-ene, and this is 2,4,4-trimethyl pent 2-ene. अब क्या देखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, सेम। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। E हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, इसका मतलब है कि इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन जो है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन है यहाँ पे किसका, तो यू कैन से सबसे ज्यादा वैल्यू है 5293। तो 5293 जो वैल्यू है ये इसकी होगी 5293। अब जो रेस्ट है उनमें सब में 7 कार्बन है, तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किस बिहाफ पे चेक होती है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें तो वी कैन से यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां बात करते हैं तो 3 + 2 5, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5। और सी ऑप्शन में बात करें अगर हम, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, इधर अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7, इधर अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7। यहां चेक करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहां भी कितने हैं, 2। तो जो लीस्ट स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। तो लीस्ट स्टेबल होगा लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच इज A एंड D। अब D में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, मतलब क्राउडिंग है। क्राउडिंग होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ A एंड D, D इज लीस्ट स्टेबल। जो D है वो सबसे कम स्टेबल है। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो D का वैल्यू हो जाएगा 4658। तो D का वैल्यू हो जाएगा 4658, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड लीस्ट स्टेबल है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, दैट इज 4650, राइट। अब हम उसके बाद तो हमें कोई ऐसा कोई खास डाउट नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि आउट ऑफ B एंड C दिस इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। तो B की वैल्यू हो जाएगी 4638, ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, ये मोर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी कम, 4632। तो इन दिस वे, अब इस क्वेश्चन को देख के हमें ये नहीं सोचना है कि डेटा याद होना चाहिए। देखिए हमें जस्ट स्टेबिलिटी से हमने इसे रिलेट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड कर गई रेजोनेंस पे, इसीलिए हमने ऑर्बिटल डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाया था, सो दैट आपको आइडिया हो कि रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो हमें पता है नेसेसरी कंडीशन है सभी p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ऑर्बिटल डायग्राम इसका ड्रॉ करें, तो दिख रहा है कि भाई ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और इस वाले कार्बन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो चेक करते हैं, देखो जरा, ठीक है, क्या ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है, यस, क्योंकि ये सारे पैरेलल हैं, तो बीच बीच में इनका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है कि यस ये इधर भी इंटरेक्ट कर सकता है एज वेल एज इधर भी। तो आई गेस आप समझ रहे हो कि कभी ये इधर इंटरेक्ट करने जाएगा, कभी इधर में मिटा देता हूं, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो दिस एल्कीन इज स्टेबल टिल नाउ, जब तक वो डिस्कस नहीं कर रहे, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस। अब चेक करते हैं क्या यहां रेजोनेंस हो सकता है।
तो इसको चेक करने के लिए माइंड में वही ऑर्बिटल डायग्राम की क्लैरिटी होनी चाहिए हमें कि क्या कहता है ऑर्बिटल डायग्राम। तो इट सेज कि सभी कार्बन को कनेक्ट करो, ठीक है, फिर उनके ऑर्बिटल्स को चेक करते हैं। तो लेट्स सी कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बना चुके हैं। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि लेट्स से दिस इज, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्या मान लेते हैं कि दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो और ये एक्स, तो एक्स एक्सिस पे इनकी ओवरलैपिंग हो गई और इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया। अब डेफिनेटली इसके पैरेलल में दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये ऑर्बिटल तो नहीं बना रहा। तो ध्यान से देखना, अब यहां पे इसके परपेंडिकुलर पे, ये रेड कलर वाली लाइन को ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पर इसके परपेंडिकुलर पे मैं थोड़ा सा ऐसे बोल्ड बना देता हूं, एक ऑर्बिटल ड्रॉ होगा। लेट्स से ये अगर एक्स एक्सिस है पिंक वाली, तो वाई वाली एक्सिस हमारी ये वाई एक्सिस हो जाएगी रेड वाली। और अब हम क्या करने वाले हैं, इधर दूसरा ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। तो ये ऑर्बिटल जो है व्हाइट वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, ये वाला ऑर्बिटल व्हाइट वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। तो आप देखो, अगर ये ओवरलैपिंग है तो दिस इज लाइक दिस, ऐसे 90 डिग्री इस तरीके से, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे। तो यहां क्लियर है नो रेजोनेंस, यहां क्लियर है रेजोनेंस। ऑर्बिटल की टर्म में धीरे धीरे सोचना चालू करो, क्योंकि मैकेनिज्म आएगा, सब कुछ हम ऑर्बिटल से ही समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, हालांकि मैं भी बना दूंगा, बट आई वांट कि आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और सोचो कि ये जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो जिस ऑर्बिटल में है वो बेंजीन के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। इफ पॉसिबल कमेंट भी कर दो, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको समझ आ रहा है। नहीं, यहां पे तो क्लियर है कि व्हाइट वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए यहां रेजोनेंस नहीं है। और इधर रेजोनेंस है, तो विच इज मोर स्टेबल, तो ब्यूटाडाइईन इज मोर स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल है, ब्यूटाडाइईन, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। CH3O CH2+ is more stable than CH3 CH2+। तो देखते हैं, अब ये जो कंपाउंड है, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और व्हाट आई वांट कि आप अगर इसको ऑर्बिटल की टर्म में सोच पाए तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये एक्सिस है, एक इसके परपेंडिकुलर पे एक्सिस है, ओके। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक है इस वाले एक्सिस में, एक है इधर वाले ऑर्बिटल में जो उसके परपेंडिकुलर है। कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तीनों तो प्लेन पे ही है बोर्ड के, लेकिन एक ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर है और वो ऐसा है। और क्योंकि कैटायन है, कैटायन का मतलब ये ऑर्बिटल खाली। अगर इमेजिन कर सकते हो तो मैं चाहता हूं इसे मिटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑर्बिटल्स जो हैं, ये वाले, ये परपेंडिकुलर है। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो मैं मान लेता हूं कि जिस पे लोन पेयर है वो फिल्ड है और कैटायन वाला खाली है, तो दे कैन ओवरलैप। लेकिन क्या वो इससे ओवरलैप कर सकता है? नहीं। इससे ये भी समझ आया कि ऑक्सीजन के अगर दो लोन पेयर हैं तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। क्या होगा? सिर्फ एक ही लोन पेयर इससे पार्टिसिपेट करेगा। ये जो दूसरा लोन पेयर है यहां पे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। एक ऑर्बिटल इधर है, दूसरा इधर है, ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी, या ऐसे कह लो ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी। ऐसे होते पैरेलल तो ओवरलैपिंग हो जाती, ठीक है। तो यहां पे रेजोनेंस है, प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग।
जिसमें एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट, शेयर दोनों कर रहे हैं, यानी कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इधर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो हमें पता है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज्यादा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में कम होता है, क्योंकि पीपी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे से इजीली ओवरलैप करते हैं। लेकिन सिग्मा ऑर्बिटल अगर हाइपर पी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है तो वो इंटरेक्शन कम है, तो ज्यादा ट्रांसफर इसमें होता है। इससे समझ आता है कि रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। बोलो क्लियर है? ये ड्रॉ करो, कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट हो बताओ। और अगर थ्योरी समझना चाहते हो तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम का मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। नेक्स्ट Me2CH+, इसको समझो, कार्बन, हाइड्रोजन और 2 CH3 ग्रुप और कैटायन। नेक्स्ट है CH3CH2, तो यहां कोई पाई बॉन्ड की टेंडेंसी तो है ही नहीं, तो इधर हम सीधे अल्फा कार्बन गिनेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। यहां अल्फा कार्बन है 2 और अल्फा हाइड्रोजन है 6। यहां अल्फा कार्बन है 1 और अल्फा हाइड्रोजन है 2। तो विच इज मोर स्टेबल? डेफिनेटली दिस इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? ट्रू। तो आई होप थोड़ा और क्लैरिटी आ रही होगी। लेक्चर में मैंने कोशिश की इसको इनकॉर्पोरेट करने की, और अब यहाँ लेवल अप सीरीज में कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर कर सकूं। नाउ अगला पार्ट, कंसीडर दिस स्टेटमेंट, उसी का आगे वाला पार्ट है सी। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। तो मैं फिर इसको ऐसे लिखता हूं, सिंगल बॉन्ड CCH प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, तो दिस इज व्हाट? एम्प्टी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड है। फिर पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? पाई बॉन्ड का मतलब है 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये तीनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं? यस, पैरेलल हैं। तो क्या इसमें कभी भी आपस में ओवरलैपिंग होगी जैसे, तो यू कैन से क्या ये कभी इससे इंटरेक्ट कर पाएगा? यस। ये एम्प्टी है तो इसे कौन सा ऑर्बिटल चाहिए? फिल्ड। तो यस, कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है कि कभी मौका पड़ा तो यहां भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। डैश का मतलब है कि इधर भी बॉन्ड बना सकता है और ये इधर भी, ठीक है, लेकिन वन एट अ टाइम होगा, पैरेलली नहीं होगा, ठीक है। चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको फिर से बना देता हूं, कुछ भी हो कंफ्यूजन ना हो। तो यहां ये बॉन्डिंग टूटेगी और ये बॉन्डिंग जाके बनेगी पिंक के साथ। पिंक के पास ऑर्बिटल खाली था तो ये क्या करेगा? अपनी लोन पेयर लेके अलग हो जाएगा, और अब ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। यहां रेजोनेंस होगा? नहीं। तो रेजोनेंस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए हम कहेंगे कि यस, ये एलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन होता है एलाइल, तो वी कैन कॉल इट एज एलाइल कार्बोकेटायन। तो ये ज्यादा स्टेबल है देन प्रोपाइल कार्बोकेटायन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अगला देख लेते हैं क्या कहते हैं। दिस इज विनाइल कार्बोकेटायन। डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका नाम होगा विनाइल। एंड दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन। क्या यहां रेजोनेंस हो सकता है? नेवर। इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल है लेकिन इधर कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। और यहां रेजोनेंस हो सकता है? नो। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? यस। और उससे भी इजी तरीका और है सोचने का, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। दिस इज sp, और ये हाइपोथेटिकल काइंड ही कह सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड से H निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिस इज sp2। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे प्लस चार्ज इजीली आ जाएगा। या जो हम पहले सोच रहे थे, यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन ना रेजोनेंस की। यहां पॉसिबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की है,
दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। CH3 CH2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन कार्बो अल्फा कार्बन। एक और चीज बताना चाह रहा हूं, ये भी धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करते करते तो याद ही हो जाएगा, बट दिमाग में रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल देते हैं, कार्बोकेटायन देते हैं और एल्कीन देते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड एल्कीन। नाउ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, ये ज्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था। नेक्स्ट, which of the following structures do not represent phenomena of resonance? कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस के अकॉर्डिंग नहीं है? तो हमें बस वही याद रखना है, वैलिड होना चाहिए, मतलब अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 5 नहीं बना सकता, तो कहीं 5 नहीं होने चाहिए रेजोनेंस में। फिर प्लस और माइनस चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे नहीं होना चाहिए अगर वो बॉन्ड बना सकते हैं। ध्यान सुनना ही बात, एडजेसेंट एटम पे कभी भी प्लस माइनस नहीं आएगा अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। और नंबर ऑफ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो लेट्स सी कि कौन सा रेजोनेंस शो नहीं कर रहा। क्या ये रेजोनेंस शो कर रहा है? तो देखते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो यस इट इज रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। तो वी कैन से यस दीज टू स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। तो हमने बोल दिया हाँ ये तो रेजोनेंस है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं, ये और ये रेजोनेंस है क्या? फिर भाई पॉजिटिव है तो यहां से ये फील्ड ऑर्बिटल लेगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। एटम की पोजीशन सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम है, लोन पेयर सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वी कैन से यस ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है और एक ये पूछा जा रहा है, क्या ये रेजोनेंस है? तो देखो अब थोड़ा सा ऑर्बिटल का भी मैं विजुअलाइजेशन करवा देता हूं। तो यू कैन से यहां एक ऑक्सीजन है, ठीक है, था कैसा ये, ठीक है, तो यू कैन से यहां एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहां एक सिंगल बॉन्डेड है एंड नेगेटिव चार्ज। अब हमें बस ये चेक करना है कि जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल आएंगे क्या? तो ये एक p ऑर्बिटल पे लोन पेयर है, फिर इधर एक p ऑर्बिटल है जो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये इधर वाले p ऑर्बिटल के पैरेलल आएगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा सा इसी के पैरेलल बना देता हूं, थोड़े दूसरे कलर से। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी के पैरेलल थोड़ा सा ऐसा ही बना दिया जाए ताकि एकदम पैरेलल वाला लुक आ रहा है स्क्रीन पे, हाँ आ रहा है। तो ये इससे भी बॉन्ड बना सकता है, तो यस रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हाँ, कंजुगेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कंजुगेशन की कंडीशन क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से जिससे कनेक्ट है उस पर लोन पेयर होना चाहिए। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने विड्रॉ कर लिया, तो यस ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो दिमाग में आएगा कोई तो ऐसा आए जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना हो, देखते हैं क्या पता यही हो। यहां पर अगर हम देखें तो यहां डबल बॉन्ड आ गया और इधर O माइनस। अब वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक और कंडीशन है कि पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इज मिसिंग। तो वी कैन से क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नो। व्हाई? बिकॉज ऑल एटम्स आर नॉट हेयर, या पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स आर नॉट फिक्स्ड। सभी एटम की पोजीशन फिक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCl बॉन्ड इन विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो पूछा है कि जो CCl बॉन्ड है विनाइल क्लोराइड में वो स्ट्रॉन्ग है देन इन क्लोरोइथेन, मतलब क्लोरोइथेन की कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब बड़ा सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हमें सोचना है
कि अगर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तब तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि ये शॉर्टर हुआ। तो बस यहाँ पे हमें बेसिकली एक्स और वाई का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो वी कैन से एक्स की बॉन्ड लेंथ छोटी है और वाई की ज्यादा है। वाई क्योंकि ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन बना रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे जिससे कनेक्टेड हैं उसके पास ऑर्बिटल है, तो वी कैन से वी हैव 3 ऑर्बिटल्स पैरेलल। तो कॉन्जुगेशन हो सकता है एंड रेजोनेंस हो सकता है। तो ठीक है, अगर ये बॉन्ड लेंथ छोटी है तो हम बोल देंगे कि यस ये बॉन्ड लेंथ जो स्ट्रॉन्गर है किसमें, एक्स, क्योंकि जो छोटी बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारी स्ट्रॉन्गर भी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ड्यू टू रेजोनेंस। तो आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट, सीसी बॉन्ड लेंथ इन इथीन। इथीन में जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है देन मिथॉक्सी इथीन। तो मिथॉक्सी इथीन में शॉर्टर है, वाई? तो ये हमें समझ भी आ रहा है कि क्यों है ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर। ठीक है, और अब आप देखिए ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप्ड है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है जिसमें से एक ऑर्बिटल पैरेलल ही होगा। तो 3 ऑर्बिटल्स अगर पैरेलल आ गए तो अब ये क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। ये फिल्ड ऑर्बिटल है तो इधर एम्प्टी ऑर्बिटल अपने लिए अरेंज कर लेगा, और जैसे ही इधर रेजोनेंस हुआ ये इधर क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही जो डबल बॉन्ड होगा वो छोटा होता है, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ क्योंकि थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो वो इलोंगेट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि सीसी बॉन्ड लेंथ इथेन की जो है वो शॉर्टर होती है, ट्रू। वाई? बिकॉज क्योंकि यहां पे सीसी बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि यहां इसके पास क्या जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, एज अ रिजल्ट एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल नहीं कंप्लीट डबल होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल डबल मींस थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इथीन की बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी रेजोनेंस नहीं है, कोई भी रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, CH3SH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3OH। तो यहां पे तो बस सेंट्रल एलिमेंट देखना है S और O, ये है सेम ग्रुप के। जहां सेम ग्रुप आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का लेक्चर में मैंने बताई थी बात। सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, बट ये ओपन है, अनसैचुरेटेड रिंग नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है क्योंकि एटम अलग है, तो अगर सेम ग्रुप होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन से यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि सल्फर का साइज जो होता है वो ग्रेटर है ऑक्सीजन से। इसकी वजह से क्या होगा कि जो SH बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेटर है देन OH बॉन्ड लेंथ। एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ H प्लस आयन बिकम्स इजी हियर। यहां से हाइड्रोजन लूज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, इथाइलअमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन विनाइलअमीन या इथेनाइलअमीन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। वाई? क्योंकि ये यहां पे जो लोन पेयर है, अगर मैं बात करूं यहां जो लोन पेयर है इसको अगर हम देखें तो दिस लोन पेयर हैज, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो यू कैन से दिस इज फिक्स। इस लोन पेयर की पोजीशन क्या है, फिक्स है। फिक्स को मुश्किल भाषा में क्या बोलते हैं, लोकलाइज। क्या है, लोकलाइज्ड है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो यहां पे रेजोनेंस है, कंजुगेशन की कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो रही है। कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल हैं, क्लियरली दिख रहा है। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, और जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है उसके पास लोन पेयर है, तो दे कैन इंटरेक्ट। अब रेजोनेंस होने की वजह से
इसका नाइट्रोजन क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड। तो कौन ज्यादा बेसिक होता है, तो हमेशा याद रखो जहां नाइट्रोजन की पोजीशन फिक्स रहेगी वो हमेशा बेसिक होगा, ऑलवेज। तो यू कैन से लोन पेयर इज फिक्स्ड तो मोर बेसिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां भी रेजोनेंस में लोन पेयर चला गया उसने बेसिक स्ट्रेंथ घटा दिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए क्या हो गई है, ट्रू हो गई। अब सर आप काफी बच्चे सोचते हैं सर सीधे यही याद कर लें क्या, क्योंकि ब्रेन हमेशा शॉर्टकट पे जंप करने की कोशिश करता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर सीधे ऐसे ही याद कर लेते हैं कि जहां रेजोनेंस होगा वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन इसको हम क्यों नहीं याद करवा रहे, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है पिरिडीन का। पिरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो प्रेजेंट होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे देख के तो लगता है कि परपेंडिकुलर है, तो ऐसे देख लेते हैं, तो यहां से थोड़ा समझ आ जाता है कि नहीं नहीं परपेंडिकुलर नहीं है। तो कई बार बच्चा बोलता है सर अब भी समझ नहीं आया है, ठीक है तो समझाते हैं। देखो तो आप ऐसे समझिए कि ये नाइट्रोजन है और ये इधर नाइट्रोजन है, तो आप ऐसे समझो एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल यहाँ पे पाई बॉन्ड बना चुके हैं, तो दिस इज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्डिंग हो चुकी है। अब जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये देखो इसके येलो वाले के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो पाई बॉन्ड यहां बन चुका है, ठीक है। सेम वे एक पाई बॉन्ड यहां बन चुका है साइडवेज ओवरलैप से, ऐसे ही यहां भी बन चुका है पिरिडीन में। तो क्लियर है कि वो उसके पैरेलल नहीं है, इसलिए रेजोनेंस में नहीं जाता। तो देखो पिरिडीन में रेजोनेंस है, ठीक है, पिरिडीन के अंदर रेजोनेंस है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये 2-3 बार आप ड्रॉ करिए, आपको समझ आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो हम कहीं ना कहीं इसे पेंटा 1,3 डाइन कह सकते हैं। ये ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड के, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड में रेजोनेंस है, कभी भी अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा पाई होंगे तो वहां रेजोनेंस होगा, बट कहीं भी अगर 2 लगातार पाई होंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो व्हाट इज योर आंसर? देयर इज रेजोनेंस इन 1 बट नॉट इन 2। अब जो बच्चे इसे समझना चाहते हैं उन्हें मैं ऑर्बिटल डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे देखना बड़े ध्यान से, CH2 सिंगल बनाता हूं, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। अब यहां पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। ऑल्टरनेट पे पाई मतलब ताकि आप इसे रिलेट कर सको, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर बना देता हूं, डबल डबल, ओके। अब देखना बड़े ध्यान से, पाई का मतलब क्या हुआ, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सेम वे ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसका आपस में भी इंटरेक्शन पॉसिबल है, यानी कि यहां रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन जैसे कॉन्जुगेट या कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, इसे एलीन कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को, जहां पे लगातार डबल बॉन्ड आएगा वहां समझो आप क्या हुआ, ठीक है। CH3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और उसके बाद है क्या आगे बॉन्ड, हाँ है CH3। ध्यान से समझना, सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन में यहीं बना देता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड। सेंटर वाले कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि इट हैज 2 पाई बॉन्ड। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास 2 एक्सिस है, एक एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, क्या है ये एक्स एक्सिस। यहां पे एक्स एक्सिस पे 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। ध्यान से देखना, स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियर, यस। तो ये जो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं यहां पे, दिस इज पाई बॉन्ड। अब आप समझिए, मान लेते हैं z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये z पे हो रहा है सारा
सिग्मा बॉन्डिंग वाला काम, और ये पाई बॉन्डिंग वाला काम अगर px और px के बीच में हुआ तो यहां जो अगला पाई बॉन्ड बन रहा होगा, ध्यान से देखना, वो किसके बीच में बन रहा होगा, वो इसके भी परपेंडिकुलर एक होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, वहां बन रहा होगा। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो? इसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर इस पैरेलल लाइन के ये परपेंडिकुलर हुआ तो रेजोनेंस की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। कि रेजोनेंस क्या कहता है, सभी लोन पेयर या p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए ताकि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, लेकिन यहां पर ये अब परपेंडिकुलर ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इससे हमें पता चला कि यस, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम क्या है, दोनों मतलब दोनों कंपाउंड ही अलग है। टॉटोमेरिज्म में फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, और यहाँ भी अच्छा फॉर्मूला यहाँ सेम है, बट टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है, रेजोनेंस तो इसमें है ही नहीं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर ही नहीं सकते। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसे अप्लाई करते हैं। CH3OCH2+ इज मोर स्टेबल देन CH3CH2+। सीधे सोचना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड हो रही है। यहां ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है बिकॉज ऑफ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इंटरेक्शन है उससे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो रहे हैं, और यहां हो रही है बैक बॉन्डिंग, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेजोनेंस। और दूसरी बात है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सभी का, तो दिस इज मोर स्टेबल। ये कभी भी याद रखना, जहां बैक बॉन्डिंग होगी वो कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं इसको याद ही रख लो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एनी एग्जाम। इस एग्जाम्पल को समझ लो, याद कर लो ढंग से। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट। सेकंड, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन Me2 का क्या मतलब होता है? Me2 का मतलब है इसके साथ 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, तो 2 मिथाइल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6। इधर कितने? दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन 2, तो ऑब्वियसली इट इज मोर स्टेबल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन, इट हैज मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। थर्ड में देखें तो दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन एंड इट हैज रेजोनेंस, तो ये ऑब्वियसली रेजोनेंस है। रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। किस पे डोमिनेंट है? हाइपर कॉन्जुगेशन पे, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उम्मीद कहते हैं कि चौथी सही होनी चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो वी कैन से नो हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड यहां हम क्या बोल सकते हैं? इट हैज 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हमारा आंसर हो गया, तो इतना टफ वाले लेवल पे जाने की जरूरत भी नहीं। तो चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following pair does not represent phenomena of resonance? कौन रेजोनेंस रिप्रेजेंट नहीं करते? तो आपको याद होना चाहिए कि एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या कंडीशंस थी। पहला कि सारे बॉन्ड्स भी वैलिड होना चाहिए, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू कोवेलेंसी। अब मान लो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 5 बना दिए तो गलत हो गया। दूसरा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए क्या देखते थे हम कि हमेशा वैलिड तो होगा ही होगा, उसके साथ हम ये भी देखते थे रेजोनेंस में कि जो पोजीशन है एटम की वो क्या है? फिक्स। पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स, ठीक है, वो क्या है? फिक्स है। तीसरा पॉइंट क्या देखते थे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर्स हैं वो क्या रहने चाहिए? सेम, या यू कैन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या रहने चाहिए? सेम, ठीक है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों को क्या लगता है, लोन पेयर तो लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तब भी, लेकिन अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी बॉन्ड बना रहा है तो आप उसे बॉन्ड पेयर काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तब तो ये सही है,
क्योंकि जैसे अगर मैंने माना कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो मैं बोलूंगा इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, तो फिर ये सही है। लेकिन जिसको इसमें कंफ्यूजन है वो याद रख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 0 ही होने चाहिए सब में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक ही क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या ये रेजोनेंस है, तो डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका अगर ये मूवमेंट होगा तो बिल्कुल यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका मतलब दीज फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। देन नेक्स्ट पॉइंट, CH2 डबल बॉन्ड CH इधर प्लस और इधर लोन पेयर। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है तो प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, क्योंकि दिमाग में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन अगर ये खाली है तो प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, तो ऐसे भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो यस, वी कैन से इट आल्सो रिप्रेजेंट रेजोनेंस। सी, यहां अगर हम देखें तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये विड्रॉ, तो शायद मैंने सेम सही बना दिया। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये मेरे को लग रहा है मैं बनाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां डबल बना देना चाहिए और यहां माइनस। ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। यस, ये भी रेजोनेंस है। नाउ वो कह रहा है कौन रेजोनेंस नहीं है, तो मेरे को लग रहा है फोर्थ है, फिर भी कर लेते हैं। यहां पे डबल बॉन्ड O को तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ दिया, इधर आ गया माइनस और इधर आ गया पाई बॉन्ड, और इधर वाला हाइड्रोजन गायब हो गया। तो बस ये तो हम पहले सोच लिया था हमने कि 3 रेजोनेंस है तो चौथा नहीं होगा। तो फोर्थ वन इज नॉट, जो फोर्थ वन है वो हमारा रेजोनेटिंग वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई। ये था स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां एक अजीब सी बात है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल परमानेंट इफेक्ट। ऑल परमानेंट इफेक्ट का मतलब है कौन से, यहां पे जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हमने चारों DABCD, इन चारों स्ट्रक्चर में किसमें सभी में रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, 3 ही परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें इंडक्टिव भी हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो और रेजोनेंस भी हो। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट में ओनली इंडक्टिव है, फर्स्ट में क्या है, ओनली इंडक्टिव। सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड में हम कह सकते हैं यहां पर इंडक्टिव है CH3 का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, ये है sp2 और ये है sp3। फिर उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस नहीं है लेकिन, तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ये देखते हैं, यहां पे हम देखें तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि ये है sp3 और ये है sp2। प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि CO ग्रुप भी माइनस आई शो करता है, यानी इंडक्टिव हो गया। प्लस एक और चीज अगर हम देखें तो देखो जरा ध्यान से, ये एल्कीन है, क्या है ये, एल्कीन। स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिख रहा है। अब ये एल्कीन है तो इधर अल्फा हाइड्रोजन आ गए, अल्फा हाइड्रोजन आने की वजह से यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गया। प्लस एक और चीज देखो ध्यान से कि यहां पर ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, मतलब कि रेजोनेंस भी हो गया। तो दिस इज द आंसर जिसमें इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस सब है। और सी पार्ट में देखें, ठीक है, अगर हम सी पार्ट देख लें थोड़ा सा, तो व्हाट वी कैन से, यहां पे क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो सी पार्ट में पाई, सिग्मा, पाई, यानी कि क्या होगा इसमें, ओनली रेजोनेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है। दिस हैज ओनली रेजोनेंस, ठीक है, क्लियर। बच्चे बोलेंगे कि सर पहले ही सही दिख रहा था, ठीक है।
ओके, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो भी जीओसी में पढ़ा है उस पे बेस्ड सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए। और मैं जेई एज वेल एज नीट दोनों बच्चों को बोलूंगा कि जीओसी आप पूरा देखो, वो जेई और मेंस एज वेल एज नीट के लिए कंसेप्ट तो देखो सारे आने चाहिए। तो जीओसी मैं बोलूँ, मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप पहले से किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सजेशन है जो सब मुझे फॉलो कर रहे हैं कि जीओसी पूरा देखना है। आइसोमेरिज्म में जो पार्ट मेंस में और एडवांस में आएगा उसे अलग कर देंगे, नीट को अलग। और हाँ, हाइड्रोकार्बन से तो मतलब मेंस और नीट में काफी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।